आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जिसे शॉर्ट में ईसीटी कहते हैं और इसके अलावा इसको ईएसटी भी कहा जाता है, यानी इलेक्ट्रो शॉक थेरेपी। तो ये दोनों बिल्कुल सेम चीज़ें ही हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ईसीटी क्या होती है, किस कंडीशन में ये दी जाती है और किस कंडीशन में ये बिल्कुल भी नहीं दी जा सकती, इसकी टाइप्स क्या होती हैं, अगर एक इंसान ईसीटी करवाता है तो उसे क्या साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं और क्या ये एक पेनफुल ट्रीटमेंट है या नहीं है, और फिर लास्ट में हम बात करेंगे कि क्या ईसीटी एक सेफ़ और इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है या नहीं है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलें शुरू करते हैं। तो ईसीटी शुरू करने से पहले आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अक्सर आपने मूवीज़ में देखा होगा, जब एक पेशेंट मरने वाला होता है तो उसे एक मशीन से करंट दिया जाता है, जिसे डीफिब मशीन कहा जाता है। शॉर्ट में डीफिब मशीन इसे कहा जाता है, जिससे पेशेंट को करंट दिया जाता है। लेकिन डीफिब मशीन जो है वो इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी नहीं होती, बल्कि ये मशीन तब यूज़ की जाती है जब पेशेंट का दिल काम करना छोड़ देता है, जिसे कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। तो ये दोनों जो हैं वो अलग चीज़ें हैं, आपने इनमें कंफ्यूज्ड बिल्कुल भी नहीं होना। तो ईसीटी क्या होती है? आपने देखा होगा मूवीज़ में एक पेशेंट के सर पर करंट दिया जा रहा होता है, जिससे उसको फिट्स यानी सीजर या झटके पड़ रहे होते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल सीजर्स, आर्टिफिशियल मतलब मसनूई और सीजर मतलब वही झटके जो पेशेंट को आ रहे होते हैं। तो पेशेंट को झटके कैसे दिए जाते हैं आपने वो भी देखा हुआ होगा। मिसाल के तौर पर ये एक पेशेंट हैं और ये इनका फेस है, ये इनकी दो आइज़ हैं। तो पेशेंट की जो टेम्पोरल बोन जो होती है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड लगाया जाता है और एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर लगाया जाता है, और ये दोनों इलेक्ट्रोड जो हैं वो एक मशीन से कनेक्टेड होते हैं, जिसे ईसीटी मशीन कहा जाता है। और फिर यहाँ से पेशेंट को करंट पास किया जाता है, जिससे पेशेंट में आर्टिफिशियल सीजर्स आते हैं, जिससे फिर उसका इलाज किया जाता है। यहाँ पर दो तीन बातें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। पहली बात तो ये है कि जो करंट यूज़ किया जा रहा होता है वो 70 से 110 वाट यूज़ किया जाता है। अगर आप 70 से कम देंगे तो इतना फ़ायदा नहीं होगा, और अगर आप 110 वाट से ज़्यादा करंट पेशेंट को देंगे तो उसका भी इतना फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि हो सकता है कि कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हो जाएं, फ़ायदे के बजाय ईसीटी आपको नुकसान देने लग जाए। और इसके अलावा जो इसकी टाइमिंग होती है वो 0.5 से 1 सेकंड तक होती है, यानी अगर आप आधे सेकंड से कम करंट देते हैं तो उसका भी इतना फ़ायदा नहीं होगा, और अगर आप 1 सेकंड से ज़्यादा देते हैं तो हो सकता है कि कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएं और ईसीटी फ़ायदे के बजाय पेशेंट को नुकसान पहुंचा दे। तो ये दोनों बातें आपने इसका बिल्कुल ख्याल रखना होता है। और इसके अलावा जो ईसीटी है वो फ़र्स्ट टाइम 1938 में यूज़ की गई थी। हालांकि उस वक्त जो ईसीटी यूज़ की गई थी और जो अब यूज़ की जाती है, इनमें बहुत डिफरेंस होता है। वो हम इसकी टाइप्स में आगे चलकर बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ईसीटी के इंडिकेशंस क्या हैं, यानी किन किन बीमारियों में या किन किन कंडीशन में ईसीटी इस्तेमाल की जाती है। नंबर 1 जो है, जो कि बहुत बड़ी इंडिकेशन है ईसीटी की, वो है सीवियर डिप्रेशन, यानी पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन हो और वो सुसाइड करने की अटेम्प्ट कर चुका हो या बार बार करने का कह रहा हो और वो बिल्कुल भी जीना ना चाहता हो, तो ऐसी कंडीशन में ईसीटी दी जाती है। इसके अलावा एक शिज़ोफ्रेनिया है और एक मैनिया है। शिज़ोफ्रेनिया जो है ये भी एक मेंटल डिसऑर्डर है, जिसमें हेलुसिनेशन और डिलूजन की प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। अब ये अलग बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसकी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। और मैनिया भी जो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है या ओवर एक्टिव रहता है, लेकिन इन दोनों में ईसीटी इतना इफ़ेक्टिव माना भी नहीं जाता और बहुत रेयरली यूज़ किया जाता है। लेकिन जो सीवियर डिप्रेशन है या जो सुसाइडल केसेस होते हैं, इनमें ईसीटी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और ये इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट भी है।
अब ईसीटी के कंट्रा इंडिकेशंस देख लेते हैं, यानी इन कंडीशन में आपने ईसीटी बिल्कुल भी नहीं देनी। तो इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 जो है वो है रिलेटिवली कंट्रा इंडिकेशंस और नंबर 2 जो है वो है एब्सोल्यूट कंट्रा इंडिकेशंस। तो इनमें फ़र्क क्या होता है उसको देख लेते हैं। जो रिलेटिवली हैं उनमें ईसीटी करना अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन अगर मजबूरी आ गई है तो फिर कर ली जाती है। लेकिन जो एब्सोल्यूट कंट्रा इंडिकेशन हैं उनमें किसी भी सूरत ईसीटी नहीं की जा सकती। जिस तरह वो एक जुमला मशहूर हुआ था कि एब्सोल्युटली नॉट, यानी बिल्कुल नहीं। तो इस कंडीशन में बिल्कुल भी ईसीटी नहीं की जा सकती, क्योंकि पेशेंट की जान को ख़तरा होता है। तो अब इनको आगे चलकर देखते हैं कि इनमें क्या है। नंबर 1 जो है वो रिलेटिवली में वो है प्रेगनेंसी। जी हाँ, प्रेगनेंसी में ईसीटी करना बहुत ही बड़ी कॉम्प्लिकेशंस इसकी देखने को मिल सकती हैं। लेकिन हम मान लेते हैं कि एक ख़ातून हैं जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है ईसीटी में, और इनको ईसीटी के 7 एपिसोड्स हो चुके हैं। वैसे ये जो ईसीटी के एपिसोड होते हैं वो 6 से लेके 12 तक होते हैं। मान लेते हैं कि ईसीटी के 7 एपिसोड्स हो गए हैं और पेशेंट की जो हालत है वो काफ़ी बेहतर हो गई है, लेकिन अब पता चला कि वो औरत प्रेग्नेंट हो गई है। तो अब अगर वो ईसीटी वहाँ पर नहीं करते और 9 महीने बाद वापस कंटिन्यू करते हैं तो उन्हें अब ये 8 के बजाय दोबारा 1 से शुरू करनी पड़ेगी। तो इसलिए फिर वहाँ पर हो सकता है कि डॉक्टर्स एबॉर्शन की तरफ जाएं और ईसीटी का ट्रीटमेंट कंटिन्यू करें। तो प्रेगनेंसी में अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन अगर मजबूरी आ गई है तो फिर कर लिया जाता है। इस तरह ओल्ड एज है, अगर पेशेंट की उम्र 70-80 साल से ज़्यादा है तो अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन मजबूरी आ गई है तो फिर करना पड़ेगा। इसी तरह फ्रैक्चर भी है, पहले अच्छा नहीं समझा जाता लेकिन मजबूरी है तो फिर करना पड़ेगा। और इसी तरह ये HTN मतलब हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर, जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनमें भी अच्छा नहीं समझा जाता ईसीटी करना, लेकिन अगर मजबूरी है तो फिर करना पड़ेगा। अब एब्सोल्यूट पे आते हैं, यानी इन कंडीशन में बिल्कुल भी ईसीटी नहीं की जा सकती। नंबर 1 है वो है हेड इंजरी। जी हाँ, अगर हेड इंजरी है और आपने उस पेशेंट की ईसीटी कर ली तो पेशेंट फ़ौरन ऊपर चला जाएगा, क्योंकि हेड इंजरी की वजह से आईसीपी बढ़ा हुआ होता है, और आईसीपी अगर बढ़ा हुआ है तो इस कंडीशन में बिल्कुल भी ईसीटी नहीं की जा सकती। अगर आपको नहीं पता आईसीपी क्या है तो इस पर आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना समझ लें कि हेड इंजरी अगर है तो ईसीटी नहीं की जा सकती। इसके अलावा अगर मेटेलिक इम्प्लांट हुई है बॉडी में, आपने देखा होगा कुछ लोगों के दिल के जो वॉल हैं वो आर्टिफिशियल लगे होते हैं, या कुछ लोगों में पेसमेकर भी लगा होता है। तो अगर बॉडी में कोई भी किसी किस्म की कोई भी आर्टिफिशियल इम्प्लांट हुई है तो ऐसी कंडीशन में भी ईसीटी नहीं दी जा सकती, क्योंकि अगर आपने ईसीटी दी तो उसके बाद पेशेंट के बचने के चांसेस तकरीबन ख़त्म हो जाते हैं। तो ये था हमारा कंट्रा इंडिकेशन ऑफ ईसीटी। तो अब बात कर लेते हैं ईसीटी की टाइप्स की। तो ईसीटी की 2 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 जो होती है इसे अनमॉडिफाइड कहा जाता है, जो कि पहले इस्तेमाल होती थी, अब ये इस्तेमाल नहीं होती। और जो दूसरी होती है जिसे मॉडिफाइड ईसीटी कहा जाता है, और अब यही आपको देखने को मिलेगी। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। तो आपने कभी न कभी किसी मूवी में देखा होगा कि एक शख्स होता है जिसे बेड के साथ बांधा होता है रस्सियों से, और उसे फिर डायरेक्टली करंट दिया जा रहा होता है और वो अपने हाथ पांव हिला रहा होता है, चीखें मार रहा होता है। तो वो जो होती है वो अनमॉडिफाइड ईसीटी होती है, जिसमें किसी किस्म की कोई ड्रग इस्तेमाल नहीं की जाती, बल्कि पेशेंट को बांध के उसे डायरेक्टली करंट दिया जाता है, जिसकी वजह से जो इसका जो बहुत ही बड़ा साइड इफ़ेक्ट्स था या जो इसका जो कॉम्प्लिकेशन था वो फ्रैक्चर था। क्योंकि पेशेंट अपने हाथ पांव हिला रहा होता है तो इसकी वजह से उसके ख़ास तौर पर हाथ और पांव में फ्रैक्चर देखने को मिल जाता था। तो ये ईसीटी का पुराना तरीका था जो कि यूज़ किया जाता था, जिसे अनमॉडिफाइड ईसीटी कहा जाता था। फिर उसके बाद इसे थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया और इसमें 3 किस्म की मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं, जिससे जो पेशेंट होता है उसे कोई तकलीफ़ नहीं होती, बल्कि वो कॉन्शियस ही नहीं होता, वो बेहोशी की हालत में उसे ईसीटी दी जाती है और उसे महसूस तक नहीं होता। लेकिन फिर भी इसके जो थोड़े से छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो हैं मेमोरी लॉस और कन्फ्यूजन।
अब ये जो मेमोरी लॉस है ये परमानेंट नहीं होता, ये 2-4 दिनों में या 1 हफ़्ते में या 2 हफ़्ते में पेशेंट अपनी मेमोरी रिकवर कर लेता है। तो शुरू में 1 हफ़्ता तक आपको लगे कि पेशेंट पहचान नहीं पा रहा या उसे कुछ बातें भूल गई हैं, लेकिन बाद में उसकी मेमोरी रिकवर हो जाती है। और इसके अलावा जो कन्फ्यूजन भी है वो भी कुछ दिनों तक ही रहेगी। 1 हफ़्ते तक या 2 हफ़्ते तक आपको लगेगा कि पेशेंट कन्फ्यूज़ है, लेकिन बाद में वो भी ठीक हो जाता है। तो जो मॉडिफाइड ईसीटी है ये काफ़ी हद तक सेव हो चुकी है और इफ़ेक्टिव भी है। अब लास्ट में बात कर लेते हैं कि ईसीटी क्या पेनफुल होती है, क्या इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और क्या ये सेव है या नहीं है। तो मैंने आपको पहले ही ईसीटी के टाइप्स में बता दिया कि जो मॉडिफाइड ईसीटी होती है वो काफ़ी हद तक सेव होती है, क्योंकि उसमें ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है और पेशेंट अनकॉन्शियस होता है ईसीटी के वक्त। तो इसलिए ये काफ़ी हद तक सेव है और बहुत रेयर केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि मॉडिफाइड ईसीटी में पेशेंट को फ्रैक्चर हुआ हो। तो ईसीटी जो है वो किसी भी प्रॉब्लम का लास्ट सॉल्यूशन होता है। ऐसा नहीं होता कि फ़ौरन ही ईसीटी कर दी जाती है किसी भी पेशेंट के पास। पहले पेशेंट की काउंसलिंग की जाती है, उसे मेडिसिन दी जाती है। लेकिन अगर इन चीज़ों से बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हो रहा और पेशेंट बार बार कह रहा है कि मुझे मरना है, मैं नहीं जीना चाहता, या वो सुसाइड करने की अटैम्प्ट कर भी चुका है, तो फिर लास्ट ऑप्शन ईसीटी ही बचता है। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। या तो आप उसे घर पर बांध कर रखें, उसके हाथ पांव बांध कर रखें ताकि वो अपने आप को ख़त्म ना करे, या फिर आप उसे एक कमरे में कैद कर लें और उसके कमरे से सब कुछ हटा दें। हो सकता है कि कोई कांच का गिलास पड़ा हो वो तोड़कर वो अपने आप को ख़त्म कर ले, तो आपको कमरे से सब कुछ हटाना पड़ेगा। इसके अलावा ना वो कुछ खाएगा ना वो कुछ पिएगा, तो वो एक अलग ही बहुत तकलीफ़दा चीज़ होती है। तो इसलिए फिर वहाँ पर मजबूरी होती है ईसीटी करवाना। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैंने आपको ईसीटी के मुतालिक तमाम इन्फॉर्मेशन दे दी होगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप किसी और मेडिकल टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।